हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सब्जेक्ट है आपका, और टॉपिक क्या रहने वाला है, ये आपदा प्रबंधन, जो आपका 13वां वीडियो रहेगा आज का। और इसके पहले के 12 वीडियो इस सीरीज के हमने पहले ही डाल दिए हैं, तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले दिया है आपका आपदा। आपदा क्या होती है? यह शब्द अंग्रेजी के डिजास्टर का हिंदी अनुवाद है। डिजास्टर का क्या है? हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ सहसा बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान से है। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी होती हैं आपकी मानवकृत आपदाएं। ये आप चार याद रखिएगा। और सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। तो इसके अंतर्गत आता है आपका क्या क्या जो प्रकृति द्वारा होती हैं, जैसे भूकंप हो गया, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट तथा दावानल। यानी दावानल क्या होता है? जंगल में जो आग लगती है, आदि आपदाएं आती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन आपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इन्हें दैवी प्रकोप की भी संज्ञा दी जाती है। प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे विभिन्न संक्रामक रोगों का महामारी के रूप में फैलना ही प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। यानी कि देखिए, बाढ़, सुनामी वगैरह तो आती ही हैं। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में, पुराने समय में कुछ महामारियां सीधे फैलती थी, जो पूरे एक सीमित क्षेत्र को क्या कर देती थी? डिस्ट्रॉय यानी कि कर देती थी। तो वहां पर सारे लोग मर जाते थे या एक ही रोग से पीड़ित हो जाते। तो इसे भी प्राकृतिक आपदा कहा जाता था कि देवताओं का ये प्रकोप है। तो चलिए, मतलब कि जो है इंसानों के बुरे कर्मों के कारण ये सब हो रहा है, ऐसा कहा जाता था। चलिए आगे आता है कि मानव निर्मित आपदाएं क्या होती हैं। तो मानव द्वारा उत्पन्न की गई आपदाएं मानव निर्मित आपदाएं कही जाती हैं, जैसे युद्ध की विभीषिका, जो हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा, काफी भयंकर जो है क्षति हुई थी, नाभिकीय विस्फोट होते हैं, और बमबारी आदि जैसी आपदाएं जिनसे सामान्य नागरिक प्रभावित होते हैं। आजकल युद्ध के अन्य रूप भी हैं, जैसे जैविक युद्ध हो गए और रसायन युद्ध भी हैं, जो अत्यंत घातक हैं। जैविक युद्ध के लिए अनुकूल वातावरण में विभिन्न जीवाणुओं और विषाणुओं के साथ साथ बिंदुओं और घातक मच्छरों का संवर्धन कर उन्हें डिब्बाबंद कर शत्रु कैंपों पर विमान से छोड़ दिया जाता है, जो अंततः पर्याप्त क्षेत्र में फैलकर महामारी का रूप ले लेते हैं। ऐसा क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं, उनको एक बॉक्स में बंद करके, और जहां भी कोई दूसरा देश अन्य दुश्मन देश के ऊपर फेंक देता है, तो वहां पर वो क्या एक बीमारी फैला देते हैं पूरे में, महामारी के रूप में, जो अंततः पर्याप्त क्षेत्र में फैलकर महामारी का रूप ले लेते हैं। कुछ आपदाएं जो हैं कंपनियों के संयंत्रों को लापरवाही या दोषपूर्ण रखरखाव के कारण होती हैं, जिन्हें पर्यावरणीय त्रासदी कहा जाता है। जैसे कि आपकी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो मिग गैस यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की रिसाव से हुई थी। इसी प्रकार की नाभिकीय विस्फोट के प्रभाव की भी अति विनाशकारी तथा दूरगामी होते हैं। ये प्रभाव जो है काफी भयंकर और भयावह होते हैं। इसके प्रति जागरूकता भी जरूरी है। तो किस प्रकार से कर पाएंगे? सफल आपदा प्रबंधन की एक और महत्वपूर्ण शर्त है कि यदि हम जागरूक नहीं हैं, तो आपदाओं की चपेट में फंसकर यूं ही हमारी जानें जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अनुमान है कि प्राकृतिक और मानवकृत आपदाओं से लगभग कई करोड़ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि आपदाओं के खतरों को बराबर लोगों को बताया जाए। यानी कि अगर कोई भी आपदा आती है, तो उससे लाखों लोगों जीवन में क्या होते हैं, उनका जीवन भी खो जाता है, या वो बिल्कुल असहाय या विकलांग हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो इसके लिए एक जागरूकता फैलाती है, और हर एक व्यक्ति को इनके बारे में जागरूक होना चाहिए। इस अभियान में मीडिया की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि मीडिया के माध्यम ही है, एक जो माध्यम है, जो आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो आप मीडिया के माध्यम से उसके सामने वो जागरूकता पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे आता है, इन सब के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन संबंधी कुछ अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं। क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? सुप्रशिक्षित कार्यदल और घटना स्थल पर उनकी यथाशीघ्र उपलब्धता आपदा प्रबंधन का मूल मंत्र है। यानी कि कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा या मानवकृत आपदा होती है, तो उसके लिए क्या है, एक प्रशिक्षित कार्यदल होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, कहीं आग लग जाती है तो अपन क्या किसको बुलाते हैं? फायर वाले को बुलाते हैं, तो वो लोग आकर आग बुझा देते हैं। इस प्रकार से कार्यदल होने चाहिए। आतंकी हमलों से निपटने के लिए कमांडो और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि के साथ साथ उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
यानी कि आतंकी हमलों से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा हमें रखनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये यथाशीघ्र पहुंच जाएं। हाल ही में हुए आतंकी हमले, मुंबई जो आतंकी हमला हुआ था आपका कौन सा 26/11 वाला, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को पहुंचने में लगभग 9 घंटे लग गए थे। यदि प्रशिक्षित गार्ड 374 घंटे में पहुंच जाते तो हताहतों की संख्या कम रहती, यानी कि कितना 9 घंटे लग गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर 374 घंटे ना होकर और कुछ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, मतलब कि जल्दी पहुंच जाना चाहिए था। देखिए 9 घंटा कितना लंबा समय होता है, इतने में तो कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि प्रशिक्षित गार्ड होते तो वो जल्द ही पहुंच सकते थे, लगभग 10, 15, 20 यानी कि 1 घंटे में तो पहुंच ही जाते, ठीक है ना। ये यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए आगे, नए नए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए जहां आपदा प्रबंधन की नई नई तकनीकों की जानकारी मिल सके, विश्वविद्यालयों का भी सहयोग लिया जा सके। नए नए देखिए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएं, जिससे क्या हो कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए और नई नई तकनीकों को हम जान सकें। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए देशों से भी सहयोग लिया जा सकता है, जिन्होंने इस पर कंट्रोल पाया है। चलिए इसका एक देखिए बेहतरीन उदाहरण है कौन सा, आपका जापान का हिरोशिमा और नागासाकी। वो देखिए कितने डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन आज वो कितने आगे हैं। बाढ़ और सुनामी की पूर्व सूचना मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित बचाव दलों को यथाशीघ्र तैनाती होनी चाहिए और संभावित क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए। देखिए युद्ध स्तर पर क्या होता है, एक काफी तीव्र गति से चलाया जाने वाला कार्य। तो जिस प्रकार देखिए बाढ़ आती है, आपने देखा होगा बिहार इत्यादि में कई प्रकार बाढ़ आती हैं, तो उससे क्या है कि पहले पता चल जाता है, तो लोगों से वो इलाके खाली करवा लिए जाते हैं जो इलाके मतलब समाप्त होने वाले होते हैं। प्रत्येक भूकंप के बाद विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं और प्रशासन की ओर से पर्याप्त राहत सामग्री भेजी जाती है। इस तरह की सामग्री के संकलन और उचित वितरण में समन्वय नहीं रहता है। सामग्री के उचित वितरण के लिए उचित योजना बनाने की आवश्यकता है। देखिए कई बार क्या होता है कि राहत बचाव के बाद, भूकंप आदि के बाद राहत सामग्रियां, कपड़ा हो गया, खाना हो गया, अनाज हो गया, ये सब भेजा जाता है। तो इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए जो ये ध्यान रखे कि सभी को मतलब समान रूप से वितरण हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि किसी को कुछ नहीं मिल रहा और किसी को ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में नागरिकों को भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद आवश्यक सावधानी बरतने के लिए समय समय पर अभियान चलाए जाने चाहिए कि लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर भूकंप आ रहा है तो आप क्या करें, कहाँ जाएं। इस प्रकार से आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सरकार की ओर से इच्छा शक्ति और पहल शक्ति होनी चाहिए। देखिए इच्छा शक्ति क्या है, इच्छा होनी मतलब सरकार की इच्छा होनी चाहिए कि हमें लोगों को जागरूक करना है, एक पहल की जानी चाहिए। आगे है, जब तक सुनियोजित ढंग से और एक नियमित रूप से आपदा प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तब तक आपदाएं आती रहेंगी और जन धन की क्षति होती रहेगी। देखिए जब तक एक व्यवस्थित ढंग से कोई कार्य नहीं किया जाता है, तब तक वो क्या एक ऐसा ही चलता है कि भैया चल रहा है बस। तो अगर इसको नहीं किया जाएगा तो जनधन की हानि होती रहेगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। अतः सुनियोजित एवं सुमुचित आपदा प्रबंधन तकनीकों एवं विधियों को अपनाकर आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। यानी कि सब अगर नई तकनीकों के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें सुनियोजित करेंगे, तो एक इससे मतलब छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो में थोड़ा ही था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।